दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। द पाठशाला ऑनलाइन के सब साक्षी कार्यक्रम में आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षाएं हैं, उनमें जो लगातार जो अनियमितताएं हैं, जो गड़बड़ियां हैं, जो कहें एक तरह से घोटाले हैं, उनके संदर्भ में हम आज बात करने वाले हैं अमात्य आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के श्री राजेश भारती जी। और मेरठ में यह कोचिंग संस्थान सबसे पुराने कोचिंग संस्थानों में से एक है और यहाँ आसपास के क्षेत्र में इसकी बहुत प्रतिष्ठा है। लोग इसको उस दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ पर तैयारी करते हुए और राजेश भारती सर के सानिध्य में जो लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनको सफलता का एक मुकाम मान लिया जाता है। तो आज हम उनसे बात करेंगे जो ये एसएससी की जो परीक्षाएं हैं, इनमें जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उनके विषय में। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो सर, एसएससी की परीक्षाओं को लेके अब तो तमाम तरह से पूरे देश में एक हल्ला मचा हुआ है। तो इसको जो 31 जुलाई 2025 को टीचरों के साथ और जो वहां उनके साथ छात्र थे, उनको लेकर के जो लाठीचार्ज हुआ पुलिस के द्वारा, जो एक अमानवीय व्यवहार हुआ, इसको आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? देखिए, राज्य जो है, राज्य का जन्म हुआ नागरिकों से, लोगों से। लेकिन जब राज्य नागरिकों से ऊपर अपने को मानने लगे, क्योंकि ये व्यवस्था में जो बैठे लोग हैं ना, वो ये मान रहे हैं कि वो जो है ना किंगशिप वाले दौर में आ गए। मतलब वो राजा हैं, जनता के प्रतिनिधि नहीं है। यदि आप जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता अपनी बात ठीक से नहीं रख रही, आपको लग रहा है कि जनता जो प्रदर्शन कर रही है या धरना दे रही है या व्यवस्था में अवरोध पैदा कर रही है, वह अवरोध जो है वो ठीक नहीं है, तो इसका अर्थ है कि आप संवाद करेंगे, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं ना। तो आप जनता से संवाद कीजिए, आप बताइए, उन्हें समझाइए या उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ राज्य संवाद के उसमें जाना ही नहीं चाहता है। सीधे कि आप विरोध करोगे तो पुलिस जाएगी, लाठीचार्ज करेगी। ये गैर लोकतांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक है, और यह किसी भी राज्य में हो, केंद्र में हो, कहीं भी हो रहा है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। राज्य व्यवस्था का जो आधार है, लोकतंत्र का जो आधार है कि जनता को अपनी आवाज रखने की इजाजत होनी चाहिए। आवाज क्या, जनता तो राज्य का आधार है। उस जनता जो राज्य का आधार है, उस पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जनता के प्रतिनिधि नहीं है, आप अपने को राजा मान रहे हैं। जी, ये एसएससी का जो विवाद है सर, ये कोई नया विवाद नहीं है। इसमें पहले कि हम बहुत पीछे नहीं जाना चाहते, पर लगातार विवाद है, 17-18 में भी रहा है और हर 2-3 साल में इस तरह का विवाद होता है। तो ये क्या जो है जानबूझकर इस तरह के विवाद नहीं उत्पन्न हो रहे हैं? देखिए, जानबूझ के नहीं। एक बात आप ये देखिए कि जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है सिविल सर्विस, उसमें भी कई लाख बच्चे अटेम्प्ट लेते हैं। जब सिविल सर्विस का एग्जाम ऑफलाइन लिया जा सकता है, ज्यादातर भारत के राज्यों के जो पीसीएस हैं, जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस कहते हैं, उसका एग्जाम ऑफलाइन हो सकता है, तो एसएससी का क्यों नहीं? क्या गांव का बच्चा उतना कंप्यूटर फ्रेंडली होता है? नहीं होता है कंप्यूटर फ्रेंडली। तो ये ऑनलाइन एग्जाम का जो विचार है ना, उसका मतलब है कि राज्य ने यह मान लिया है कि जो हम चाहते हैं वो करेंगे। आपको असुविधा होती है तो आप एग्जाम छोड़ दो, हम सेंटर 500 किलोमीटर दूर देंगे, आप जा सकते हो तो जाके एग्जाम दो। आपके क्वेश्चन गलत हो गए तो आप यदि ऑब्जेक्शन कर रहे हो तो पर क्वेश्चन हमको फीस दो। मतलब ये पूरा अनडेमोक्रेटिक जो सेटअप है ना, ये उसके तरफ इशारा है। मतलब कि एग्जाम लेने का जो सिंसियरिटी और सीरियसनेस वो राज्य नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब डेमोक्रेसी में जनता या तो विरोध करे या न्यायपालिका का शरण ले। आप देखिए, न्यायपालिका के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक नीट का विवाद गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी यह विवाद गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि एग्जाम फ्री और फेयर हुआ था। जबकि ऐसे बहुत सारे एविडेंस सामने आए थे पब्लिक डोमेन में जहां क्लियर था कि नीट का एग्जाम फ्री और फेयर नहीं हुआ। यदि ये डाउट है जनता को कि एग्जाम फ्री और फेयर नहीं हुआ, तो ये राज्य हमारे लिए है ना, एग्जाम दोबारा ले सकती थी।
लेकिन एकेडमिक कैलेंडर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस बार भी नीट के एग्जाम के ऊपर ये ऑब्जेक्शन आए हैं, लेकिन माने राज्य जिस तरह का व्यवहार कर रही है, इस व्यवहार का संबंध ऐसा नहीं कि इस वर्तमान सरकार से, सरकार में जो भी दल बैठते हैं ना, वो मान के चलते हैं कि हमने जो फैसला किया हमारे काम करने के तरीके पे आप सवाल उठाओगे तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आप हमारा विरोध नहीं कर सकते। ये बदलना पड़ेगा। और बदलेगा कौन? इसको बदलेगा कौन? बदलेगी जनता। जनता बदलेगी। और जनता किसमें बटी हुई है? जाति में, भाषा में, क्षेत्र में। हम आजादी के 70 साल बाद भी मराठी और हिंदी का विवाद निपटा रहे हैं। हम तमिलनाडु में जो है त्रिभाषा फॉर्मूला का विवाद निपटा रहे हैं। तो जनता जिस तरह से डिवाइड है, कास्ट लाइन पे, रिलीजन के लाइन पे, रीजन के लाइन पे, ऐसी जनता के साथ राज्य का व्यवहार ऐसे ही होगा। क्यों? क्योंकि आप यूनाइटेड नहीं है, आपको बांटा गया है इन चीजों में। और एक जो है, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, 1772 से लेकर 1785 तक बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे। वो उन्होंने जो लिखी है बात, वो आज भी पूरी तरह अक्षरशः सही है कि हम भारत में तब तक, हमसे मतलब है अंग्रेजों के लिए, कि अंग्रेज भारत में तब तक रूल कर पाएंगे जब तक भारत को जाति, भाषा, क्षेत्र में हम बांट के रख सकेंगे। हमारे आज का पॉलिटिकल क्लास कुछ भी पढ़ता हो या ना, ये जरूर सब पढ़ता है या सबको इसमें पीएचडी है, इसीलिए ये चलता है। जी जी, आप ये भी एक विषय है और हम अपने मूल विषय पर आ जाते हैं। आपने एक अच्छी बात कही कि जो ऑनलाइन परीक्षाओं की बात आती है, जो गांव देहात में, मैं तो कहता हूँ बहुत सारे शहरों की स्थिति भी उतनी फ्रेंडली नहीं है कि इंटरनेट की प्रॉपर सुविधाएं हैं, और ये 500 किलोमीटर इस तरह का जो परीक्षाओं का केंद्र बनाया गया है, तो ये तो लगातार आ रहा है विवाद इस तरह। दूसरा, वेंडर के माध्यम से लोग इस विवाद को देख रहे हैं कि जो वेंडर चेंज हुआ है इसकी वजह से विवाद है, जबकि जो पूर्व में टीसीएस थी, अब इक्विटी जो है कंपनी, इसको लेकर के ज्यादा विवाद है। तो क्या ये सेंटरों में सुधार नहीं हो सकता? कोशिश ये की जाए कि दूर दराज के क्षेत्रों में ना देके, जहां कनेक्टिविटी हो वहां दिए जाए सेंटर। देखिए, ये अब जब जिस एग्जाम में कई लाख बच्चे बैठेंगे, तो आप, ये संभव नहीं है कि आप उसका एग्जाम सेंट्रलाइज तरीके से करा लें कि तमिलनाडु में चेन्नई में करा लें और कर्नाटका में बेंगलोर में करा लें और वेस्टर्न यूपी में दिल्ली करा लें। ये संभव नहीं है। कई हजार किलोमीटर और कई 100 किलोमीटर की यात्रा करके एग्जाम सेंटर तक बच्चे नहीं जा सकते। मूल जो मैं बात कहना चाहता हूं कि ये ऑनलाइन तरीके का एग्जाम का फॉर्मेट ही गलत है। मुझे बिठा दिया जाए किसी ऑनलाइन एग्जाम में, वो कंप्यूटर के सामने आने के बाद मैं जो एक प्रेशर आ जाता है ना ब्रेन के ऊपर, मैं उसमें कई सवाल तो उस प्रेशर में गलत कर दूंगा, क्योंकि मैं उतना कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हूं। जो बच्चा कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, जब एक स्क्रीन के सामने बैठा है, एग्जामिनेशन हॉल का एक अपना प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर, तो उस एग्जामिनेशन का प्रेशर ऑलरेडी है मेरे ऊपर, और अब सामने स्क्रीन है, एक डर है कि कोई गलत बटन दबा दिया तो क्वेश्चन आगे पीछे नहीं होगा, या जो उसका फॉर्मेट है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। इस प्रेशर में यदि मैं एग्जाम दूंगा तो मैं अपना जो मेरी तैयारी है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगा ही नहीं। एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसका मतलब है कि क्या देश में गांव के बच्चे या जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, उन्हें यदि वो डिजर्व करते हैं तो उन्हें ऑफिसर बनने का या एसएससी के माध्यम से इंस्पेक्टर लेवल का पद जो है उस पे उनको नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है। तो ये फॉर्मेट ही गलत है। इस फॉर्मेट को बदलना होगा। ऑनलाइन एग्जाम नहीं, ऑफलाइन में लीजिए। ऑफलाइन में आप एग्जाम को फेजेज में ले सकते हैं कि आप जो है 2-3 फेज में कर दीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है तो आप जो है एक फेज में कर लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से फेज में कर लीजिए। लेकिन फेज में भी करने की जरूरत नहीं है। इस देश का इलेक्शन कमीशन 90 करोड़ लोगों का फ्री और फेयर इलेक्शन करा सकता है, तो उस देश में हम कुछ लाख बच्चों का एक एग्जाम नहीं करा सकते हैं फ्री और फेयर। और यदि नहीं करा सकते तो इसका मतलब है कि स्टेट फेल है। जी, आपने एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठाया कि जो गांव देहात और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, अभी उनका जो बेस है वो कंप्यूटर का है ही नहीं, वो पढ़ते भी नहीं है। कुछ बच्चे तो जो तैयारी कर रहे हैं वो इस क्रम में भी होंगे कि शायद पहली बार इसलिए सीखते होंगे थोड़ा बहुत चलाना कि मुझे परीक्षाएं देनी है, बेसिक उनका कंप्यूटर नहीं है, तो एक दबाव तो रहता ही रहता है। लेकिन दूसरा ये हुआ कि एक 2025 में जो घटना चली कि सर्वर क्रैश हो गया
तो उसको लेकर भी लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि वो रिजल्ट को मैनेज करने का एक तरीका था। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीजें आसानी से कही जा सकती हैं। देखिए, जो एग्जामिनेशन में फेवर और डिसफेवर का जो जहां तक सवाल है, वो तो दोनों मोड में हो सकता है, ऑनलाइन में भी हो सकता है, ऑफलाइन में हो सकता है। यदि स्टेट फेवर करना चाहती है और कुछ बच्चों को डिसफेवर करना चाहती है, तो न उसे ऑफलाइन में रोका जा सकता है, न उसे ऑनलाइन में रोका जा सकता है। मेरा सवाल ही दूसरा है कि क्या आप, जैसे मेरठ की हम बात करें, आसपास कितने यहाँ पे साइबर कैफे खुले हैं, उनका मुख्य काम क्या है, एग्जामिनेशन के लिए बच्चों का फॉर्म भरते हैं। जो स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकता है एसएससी का, वो बच्चा ऑनलाइन एग्जाम कैसे दे रहा है? जी जी, अब मैंने वही बात कही कि जो बेसिक ही नहीं है, जानता ही नहीं है कंप्यूटर। मतलब ये है कि गलती हो जाएगी, इसी डर से तो साइबर कैफे जा रहे हैं। बिल्कुल। और ज्यादातर साइबर कैफे का जो सर्वाइवल है वो इसी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करा के हो रहा है। जी जी, तो ये ऑनलाइन फॉर्मेट में गलती हो रही है, इसलिए नहीं, ये गलती ऑफलाइन में हो सकता है। ये तो स्टेट के विल का सवाल है। यदि राज्य फ्री और फेयर तरीके से एग्जाम कराना चाहती है तो ऑनलाइन में भी हो सकता है, ऑफलाइन में भी हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मेट का ही मैं विरोध कर रहा हूं। जी, लेकिन एक तरफ दूसरा एक सवाल ये भी है सर कि जो लगातार जो सरकारी जो तरह की नौकरियां हैं, उनकी जो परीक्षाएं हैं, वो लगातार जो है प्राइवेट कंपनियों को माध्यम से चल रही हैं। तो क्या सरकार खुद आगे आकर के, और सरकार के पास संसाधन है, वो परीक्षाएं खुद क्यों नहीं कराती, उनको एक रास्ता क्यों देती है जो इस तरह के विवाद बने? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट सिस्टम में जब कोई करप्शन का मामला या किसी मिसमैनेजमेंट का मामला सामने आता है ना, तो सीधे सरकार पे अटैक होता है। यहाँ क्या है कि सरकार के पास एक बलि का बकरा है, ये बचाव कर रखा है सरकार ने एक बलि का बकरा है कि ये थर्ड पार्टी जो है वो कंडक्ट करा रहा है, तो सारा जो बलि का बकरा है वो थर्ड पार्टी होगा। एक देश की सरकार किसी देश की कंपनी से बहुत बड़ी होती है, इसीलिए वो सरकार है। जी, अगर हमारे देश की एक कंपनी कोई एग्जाम करा सकती है, उसके लिए सर्वर चाहिए, तो क्या सरकारी तंत्र के पास इतनी इच्छा शक्ति नहीं कि हम सरकार जो है इन एग्जामों को गवर्नमेंट सिस्टम में कराने के लिए सर्वर ही तो तैयार कराना है? वही मेरा मतलब है। एक जो है ऐसा सर्वर जिसमें एरर फ्री, जिसको कहते हैं सर्वर। आज यदि गूगल सारी दुनिया में फंक्शनल है, तो इसलिए ना गूगल भरोसेमंद है कि वो क्रैश नहीं होता। तो जब गूगल क्रैश नहीं हो सकता, स्टेट तो उससे बहुत बड़ी चीज है। ठीक है कि स्टेट नहीं बनाएगी, बनाएंगे तो एक्सपर्ट ही, तो स्टेट जो है एक्सपर्ट के माध्यम से एक ऐसा सर्वर, एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकती है जिसको स्टेट ही मैनेज करे। जी, प्राइवेट और थर्ड पार्टी का जो खेल है नहीं बंद होना चाहिए, लेकिन वो खेल के पीछे रीजन है बलि का बकरा। जी जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात सर करी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, मैंने जैसे पूर्व में जिक्र किया कि 31 जुलाई 2025 को जो लाठीचार्ज हुआ और पूरा विरोध हुआ, एक तरह का आंदोलन चला, उससे मुझे लगता है कि एसएससी ने कोई सबक नहीं लिया। और अभी कल ही जो 6 तारीख में जो स्टेनो की जो परीक्षा हुई है, उसको लेकर के फिर वही विवाद हुआ कि समय से परीक्षा नहीं हुई, सर्वर डाउन है, एंट्री नहीं की गई समय से बच्चों की, वो डिले होता चला गया। तो क्यों लगातार इतने सब व्यापक आंदोलनों के बाद भी जो कंपनी है इक्विडिटी, जिसको वेंडर कहेंगे, वो तो उस वेंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही? देखिए, वेंडर तो प्रोटेक्टेड है गवर्नमेंट की ओर से, उसका डील सिस्टम के साथ है। स्टेट का विल, जो मैंने शुरू में आंसर किया, वही इसका आंसर है कि राज्य की इच्छा शक्ति जैसी होगी ना, राज्य का जो टेम्परामेंट है, वो टेम्परामेंट तो नहीं बदलता ना। एक बार एग्जाम खराब हो जाए, दूसरी बार हो जाए, एग्जाम लीक हो जाए। और पिछले कई सालों में जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि लगातार एग्जाम में इस तरह के मामले आ रहे हैं और एग्जाम कैंसिल हो रहा है, तो इसमें ये जो सवाल उठता है ना कि क्या राज्य सही में नौकरी देना भी चाहती है, ये सवाल भी बहुत वाजिब है कि शायद जो है इन्हीं सब नाम पे स्टेट जो है ना टालती रहती है, और वो जो है ना कैजुअल हायरिंग चल रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग चल रही है। मतलब आज स्टेट जो है ना कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग और कैजुअल हायरिंग से राज्य चलाना चाहते, देश चलाना चाहते, क्योंकि देश में सैलरी बजट बहुत ज्यादा हो गया। और एक सवाल जो इस वीडियो के लिए रिलेवेंट नहीं है, फिर भी मैं बताऊं कि एक आदमी, जैसे मान लीजिए एक कोई भी देश भी एक घर है, जैसे मेरा घर है, आपका घर है, आप अपने घर की व्यवस्था, बिजली बिल या वहां साफ सफाई के लिए जो आपने स्टाफ रखा है, या आप मान लीजिए खाना बनाने के लिए किसी को हायर करते हैं, तो आप अपने इनकम का कितना खर्च करेंगे उसकी व्यवस्था बनाए रखने पे? एक सर्टेन परसेंट।
जी। लेकिन भारत में ज्यादातर राज्यों का जो सैलरी बजट है और पेंशन बजट है वो उस राज्य के रेवेन्यू से ज्यादा है। तो और ये लगातार जो है प्रेशर है कि आपको फाइनेंशियल सेहत सुधारनी है, राज्यों के भी केंद्र के ऊपर, और फाइनेंशियल सेहत सुधारने में खर्च घटाना है। तो सबसे आसान तरीका खर्च घटाने का ये कि सैलरी बजट रिड्यूस करो, पेंशन बजट, वैसे तो बहुत सारे सेक्टर में पेंशन बंद हो गया है, लेकिन आर्मी पैरा फोर्सेज में आज भी पेंशन है। और आर्मी का बजट देखेंगे तो उसका एक मेजर चंक जो है ना सैलरी और पेंशन का है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आर्मी का वो देखेंगे तो कम है बजट की तुलना में। तो ये एक बड़ा कारण है। वो आपने ठीक कहा, चलो ये एक विषय हो सकता है, पर जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं इस बारे में, तो सरकार के पास बजट नहीं है, एक विषय हो हमने मान लिया, लेकिन चूंकि अलग अलग क्षेत्रों में सरकार को रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, वो सरकार चलाने का, देश चलाने का, राज्य चलाने के हिस्से में आती है नौकरियां। अब जब चुनाव आते हैं तब उससे पहले ये घोषणाएं लगातार होती हैं, तो क्या उस दृश्य को ऐसे नहीं देख सकते कि ये जो भर्तियां हैं लगातार उसी दौरान ज्यादा घोषणाएं होती है जब चुनाव नजदीक होता है? देखिए, क्योंकि मैंने इसका आंसर दिया था कि जो डिवाइडेड मास होती है, जनता होती है, उत्तर प्रदेश में यदि जो फिगर है अवेलेबल पब्लिक डोमेन में उसको माने तो 30 लाख गवर्नमेंट जॉब खाली है, 30 लाख खाली है। अब आप घोषणा करते हैं कि हम 50,000 ये नियुक्ति कर देंगे या 1 लाख की ये नियुक्तियां कर देंगे। 30 लाख पद जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ होता है किसी भी सिस्टम को, ऑफिस को चलाने के लिए एक रिक्वायर्ड नंबर है आपका जी। उसके हिसाब से 30 लाख पद केवल उत्तर प्रदेश में खाली है। पूरे भारत में जो सैंक्शन पोस्ट है वो एक साल के अंदर यदि भर दिया जाए तो आप देश में एक नई क्रांति हो जाएगी, यूथ को बड़े पैमाने पे काम मिल जाएगा। लेकिन स्टेट का विल नहीं है ना। और जब राजनीति में ऐसे ही चुनाव में जीत जा रहा हूं किसी धर्म के मुद्दे पे, किसी जाति के मुद्दे पे, किसी भाषा और क्षेत्र के मुद्दे पे, तो ये पेन क्यों ले? और जो सिक्योर्ड जनता होगी ना वो ज्यादा सवाल उठाएगी, जो अनएम्प्लॉयड जनता है ना उसको भगाया जा सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बना के रखना है, उससे राजनीति का हित पूरा होता है, राजनीति के हित सधता है। चलो वो एक अलग विषय है, हमने कहा हमारे जो ये विषय चल रहा है उससे अलग ही, तो जो प्राइमरी एजुकेशन को मर्ज किया जा रहा है उस पर तरह तरह की बातें नहीं, प्राइमरी एजुकेशन नहीं, हर सेक्टर में जो ऑफिस है ना, जो वहां स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, एक स्ट्रेंथ सैंक्शन होता है कि इस ऑफिस को कितने स्टाफ चाहिए, उस हिसाब से 30 लाख पद खाली है उत्तर प्रदेश। भारत सरकार के पास में जो है 70 लाख से ज्यादा पद खाली है। आप इनको क्यों नहीं भर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं जी। ये विल क्यों नहीं है स्टेट के पास? क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयड जनता सवाल ज्यादा उठाएगी। जो खाता पीता का आदमी है ना उसके दिमाग ज्यादा चलते हैं, वो ज्यादा सवाल उठाता है। भूखी नंगी जनता, हारी हुई जनता, भोजन किसी तरह से मिल जाए वो जो है ना उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं वोट बैंक में किसी और तरीके से। और इसका किसी पार्टी से संबंध नहीं है, ये हर पार्टी यही कर रही है। जहां भी जिस दल की सरकार है वो यही काम करे। सरकारी पद खाली है लेकिन जनता को कहना है चुनाव से पहले कि हम 1 लाख नियुक्तियां करेंगे। 1 लाख क्यों करोगे? 30 लाख पद खाली है, किसी राज्य में 10 लाख पद खाली है, पहले वो तो आप फिल करो। जी जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस संदर्भ में दी। और लास्ट में हम एक इस प्रश्न पर पहुंचते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से तो कुछ कुछ चीजें जा रही हैं, लेकिन जो मुख्य धारा का मीडिया है, जो इंटरनेट के माध्यम से चीजें पहुंचनी चाहिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है। देखिए, आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिजनेस हो गया है कि जैसे एक लक्स शॉप में बेच रहा हूं या मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहा हूं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर या उसका प्रोडक्शन करने वाला के लिए जैसे बाजार चाहिए, आज मीडिया हाउसेज के लिए भी सिर्फ बाजार है। ये जो बात है ना कि डेमोक्रेसी का जी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो चौथा स्तंभ होता है। चौथा स्तंभ आप मानते रहो लेकिन मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे लिए पहले प्रॉफिट है। और प्रॉफिट जिसमें आएगा, यदि किसी न्यूज को इग्नोर करके, उस न्यूज को दबा के, सप्रेस करके मेरा प्रॉफिट बनता है तो मैं वो काम करूंगा। जी। आप इस पूरी चर्चा में आपने जो मुद्दे उठाए, अगर उनको हम संक्षेप में, सार रूप में कहना चाहें, जो मीडिया और सरकार इन सब चीजों को मिला करके, तो आप इसको कैसे देखते हैं जनता के लिए? देखिए, जनता को यह समझना पड़ेगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो
एक तरह से एलायंस कहते हैं ना, एक एलायंस डेवलप हो गया उनका, गवर्नमेंट का, सिस्टम का, ब्यूरोक्रेसी का, इस देश के इंडस्ट्रियल हाउस का, ये सब ने मिलकर एक गठजोड़ बना लिया। ऐसे में आम आदमी को मेन स्ट्रीम मीडिया के बजाय आम आदमी के पास आज बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। वहां जो अच्छे कंटेंट है उसको देखे, उस पे अपना समय बिताए। ये रील देख के जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और सोशल मीडिया को ये मानिया कि केवल रील की दुनिया नहीं, सोशल मीडिया में बहुत सारे अच्छे कंटेंट है। आपका ही चैनल है, आप इतनी महत्वपूर्ण बात रख रहे हैं, तो इसको देखे जनता। धीरे से जनता को ही समझना पड़ेगा कि मेन स्ट्रीम के सहारे मत बैठो। तुम्हें जब अपना प्लेटफॉर्म मिल गया है, उसके माध्यम से अपनी बात कहो, और जो लोग अपनी बात कह रहे हैं उन्हें समर्थन दो, उन्हें सहयोग करो। तो दोस्तों साथियों, ये केवल परीक्षा का मामला नहीं है, अलग मुद्दे लेकर के जागरूक होने की बात है। सोचिएगा जरूर, ये अगर आज नहीं सोचेंगे, आज आवाज नहीं उठाएंगे, तो कल आपका नंबर होगा, आपके भाई बहन का होगा, आपके आने वाले पीढ़ी का होगा। हम आगे एक नए विषय पर जागरूकता को लेकर के आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।